नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। 84 की जो घटनाएं हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध रखती हैं, इंडियन स्टेट के साथ संबंधित नहीं है। एक 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 तरह की नीति के कारण वो हुआ, लेकिन उसका नैरेटिव ये बना दिया कि ये शायद हिंदू कम्युनिटी ने सिख के ऊपर जुल्म किया। मैं तो दिल्ली में था, मैं तो विटनेस हूँ कि हमारे मोहल्ले के जो हिंदू परिवारों ने हमें बचाया है, बल्कि अपने घर ले गए, कहते बड़ा ख़तरनाक माहौल है, लोग सरिये लेके आ रहे हैं। वो तो मतलब है कि मॉब वायलेंस करवाई गई थी और ये बिल्कुल हकीकत है। ये तो मैंने विटनेस किया अपनी आंखों से। हमारे एक दो घर छोड़ के आग लगा दी गई थी, उस वक्त हमें हिंदू परिवारों ने ही बचाया है। भाई और बहनों, आज की कड़ी एक विशेष कड़ी है और आज की इस कड़ी को पूरा देखने का साहस रखिएगा, क्योंकि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि 31 अक्टूबर 1984 से लेकर लगभग 4 दिन तक भारत में जो कुछ भी हुआ पर दंगे नहीं हुए। आज की इस विशेष कड़ी में मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। भारत की बात सुनाता हूं। चैनल पर मेरा प्रयास है कि भारत में हुई हर घटना को सत्यता और प्रामाणिकता के आधार पर आपके सामने लाता रहूं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय पर जिसे पिछले 38 वर्षों से कहा जा रहा है कि 84 में दंगे हुए थे। और जदों इंदिरा मरी सी ना ते 84 विच उस तो बाद दंगे हुए सी। सच क्या है ये जानने के लिए हमें 1984 से पीछे जाना होगा। ये वो दौर था जब भारत पर सिर्फ कांग्रेस का शासन चला करता था और सत्ता को बरकरार रखने के लिए इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी और उस वक्त के महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने पंजाब की राजनीति में एक सरपरस्त को शह दी, जिसका नाम था भिंडरावाला, जिसको कुछ लोग जरनैल सिंह भिंडरावाला भी कहते थे और कुछ सिख संत भी कहा करते थे। एक ऐसा संत जो किसी को भी कभी भी गोली मार देता था। भिंडरावाला धर्म की नहीं, कट्टरवाद की बात करता था, भारत को तोड़ने की बात करता था। धर्मगुरु होते हुए वो तीर तलवार बंदूकों से लैस रहता था और देखा भी गया कि उसके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे जो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं थे। अमृतसर में बैठकर दिल्ली के तख्त को ललकार रहा था। एक निरंकुश तानाशाह की तरह पंजाब में अलग सरकार चला रहा था। बस संत जरनैल सिंह भिंडरावाला से गलती यह हो गई कि उसने इंदिरा गांधी को भी ललकार दिया। अब यहां से सिक्के का दूसरा पहलू शुरू होता है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि भिंडरावाला पाकिस्तान से सपोर्ट ले रहा है। स्वर्ण मंदिर पर पूरी तरह उसका कब्जा है। अगर स्वर्ण मंदिर को मुक्त नहीं कराया गया तो देश की सरकार को खतरा है, यानी इंदिरा गांधी को खतरा है। इंदिरा गांधी ने फौज को आदेश दिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाला के अंत के साथ मुक्त करा दिया गया। यह घटना 1 जून 1984 की। देखते हैं ये वीडियो। पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच के बढ़ते तनाव का असर देश के दूसरे राज्यों में होने लगा था। 19 फरवरी 1984 को हरियाणा के पानीपत और जगाधरी में 9 सिखों को मार दिया गया। 3 गुरुद्वारे भी तोड़े गए। सतीश जैकब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उस समय केंद्र सरकार ने दावा किया था कि उनके पास बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मारने की खुफिया रिपोर्ट भी आने लगी। भिंडरावाले और उनके सहयोगी चाहते थे कि नरसंहार के बाद
हिंदू पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं और देश के अलग अलग भागों में बसे सिख पंजाब में शरण लेने चले आए। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। अब इंदिरा गांधी को किसी फैसले पर पहुंचना ही था। उस वक्त वो कोई भी समझौता मानने को तैयार नहीं थे। भिंद्रावाले के साथ मेरी 3 घंटे तक अकेले बातचीत हुई थी और बिल्कुल ऊपर हम लोग छत पे अकेले बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप इतने बड़े देश की फौज से, इतनी बड़ी देश की ताकत से आप कैसे लोहा ले सकते हैं, तो आप कैसे लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि हमने सारा स्कीम बना दिया है। स्कीम ये थी उनकी कि सिर्फ 10 किलोमीटर दूर आप खेतों में से जाइए पीछे, तो पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, उसका नाम है खालड़ा। और ये मुझे भिंद्रावाले ने बताया कि काके यहाँ से सानू सिर्फ 45 मिनट लगेंगे, 80 ਆਪਾਂ ਟੁਕ ਜਾएंगे थे एक खेतों विच, और खालड़ा उत्थे है, उत्थे जाके हमने जाके फिर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देनी। तो मैंने पूछा आप पाकिस्तान में जाओगे? कहता हाँ। कहता वो उन्होंने सारी अंडरस्टैंडिंग है साढ़े नौ। 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया गया। सेना क्या कार्रवाई करेगी, इसको लेकर चिंता थी। आखिरकार 2 जून 1984 की रात इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर आईं, एक आखिरी अपील के साथ। देशवासियों, पंजाब में निर्दोष सिख और हिंदू मारे जा रहे हैं, अराजकता फैली हुई है, लूटपाट हो रही है, धार्मिक स्थल अपराधियों और हत्यारों के शरणगाह बन गए हैं। अगर अब भी किसी मुद्दे पर कोई गलतफहमी या संदेह है तो आइए हम बातचीत की मेज पर इसे हल करने की कोशिश करेंगे। इंदिरा गांधी ने आखिरकार स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला कर लिया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक तरफ इंदिरा गांधी ने बातचीत का न्योता दिया और दूसरी तरफ अमृतसर की सारी फोन लाइंस कट कर दी गई। पंजाब के नेता, चाहे वो चरमपंथी हो या नरमपंथी, वो बातचीत नहीं कर सकते थे। बहरहाल इंदिरा गांधी की अपील का असर होना नहीं था, हुआ भी नहीं। जब इंदिरा गांधी देश के नाम संदेश दे रही थी, उसी दौरान मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार की अगुवाई में सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। भिंडरावाले तब अकाल तख्त में ही था। जब दिल्ली में इंदिरा गांधी बड़े फैसले ले रही थी, तब भिंडरावाले पत्रकारों से बातचीत कर रहा था। फौज अंदर पहुंच चुकी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि फौज दरबार साहब अंदर प्रवेश कर पाएगी? नहीं, मैनू नहीं लगता कि फौज इन्नी हिम्मत है। फौज भी इतने उसी तरह पई रहेगी जिस तरह बीएसएफ ते सीआरपी। वो तब भी समझ रहा था कि सेना कभी गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल नहीं होगी, और अगर हुई तो जबरदस्त लड़ाई होगी। तो बचने लिए थानू सरेंडर करना ही पैना। जे फौज ने अंदर आने की हिम्मत की ते उन्हें सबक सिखावांगे, ते एहो जिहा सबक सिखाया जाएगा जिसनों जिंदगी पर याद रखेगी। ज्ञानी जी खुद हर्ट हुए इसके मामले इसके बारे में, क्योंकि उसको इसके बारे में डार्क में रखा गया था, इस ऑपरेशन के बारे में, तो उसको बड़ा इसमें दुख हुआ। ये सिख साइकी को इतना हर्ट किया। अब देखिए, आप पंजाब को और सिखों से डील करना चाहते हैं पॉलिटिक्स को, और इसमें वहाँ के लोगों की डोमिनेंट कम्युनिटी की आपको सेंसिटिविटीज़ का नहीं अंदाज, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था इंदिरा गांधी का। मैं समझता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द परहैप्स द डार्केस्ट स्पॉट इन इंडियन हिस्ट्री, वन ऑफ द डार्केस्ट स्पॉट्स इन द इंडियन हिस्ट्री, कि इस तरह का ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं इनिशिएट करना, आर्मी ऑपरेशन तो इतना अवॉइड किया जा सकता। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य किताबों और दस्तावेजों की लाइब्रेरी में आग लग गई।
आतंकवादियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में चली कई गोलियां हरमंदर साहब की ओर भी गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि बाद में सरकार ने अकाल तख्त को दोबारा बनवाने की पेशकश की, लेकिन सिख समुदाय ने सरकार के इस प्रस्ताव को नहीं माना। उन्होंने खुद ही अकाल तख्त को दोबारा बनवाया। बहरहाल स्वर्ण मंदिर में 6 जून को सुबह से शाम तक गोलीबारी चलती रही। आखिरकार देर रात भिंडरावाले की लाश सेना को मिली और 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल बरार के अनुसार ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 4 ऑफिसर शामिल थे। इसके अलावा 248 घायल हुए। मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 492 रही। हालांकि आज भी इस बात को लेकर बहस है कि आतंकवादियों के अलावा मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी, जो या तो पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई फायरिंग में मारे गए या किन्हीं और कारणों से उनकी जान गई। परिसर से भारी पैमाने पर हथियार बरामद किए गए। इसमें एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर भी थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर लगभग 38 साल पहले घटी उस घटना के बाद 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 1 सप्ताह तक देश में जो हुआ, क्यों हुआ, उसका कसूरवार कौन था, गलती किसने की, सजा किसी और को भुगतनी पड़ी। ठीक 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 की सुबह लगभग 9 बजे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब अपने आवास से एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो उनके सबसे विश्वसनीय बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियां मारकर इंदिरा गांधी को मार दिया। अचानक हुए इस हादसे को देखते ही आनन फानन में इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। इकतीस अक्टूबर 1984 देश की राजधानी दिल्ली में उस दिन कुछ ऐसी ही अफरा तफरी मची थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से हर कोई स्तब्ध था। ऐसे नाजुक माहौल में इंदिरा के बेटे राजीव ने देश की कमान संभाली। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance as a Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. जिस वक्त राजीव गांधी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सा शोर उठने लगा। एक ऐसा शोर जिससे इंदिरा की मौत के बाद पसरा सन्नाटा टूटने लगा। यानी जब राजीव गांधी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उस समय दिल्ली जल रही थी। 31 अक्टूबर शाम तक देश में, दिल्ली में खून का बदला खून, सरदार गद्दार के नारे लगने शुरू हो गए थे। Before his arrival, a meeting took place
of the Congress leader, where they said कि whole day left, कि कोई shouting नहीं हो रहा, कोई protest नहीं हो रहा, ये क्या हो गया? तो उन्होंने then they issued direction at that time कि खून का बदला खून स्लोगन, और ये इनको जो मारो पीटो ये जो पॉलिसी वहाँ से बनी, then message was sent. So this whole started at about 4:30 or 5 p.m. ज़्यादातर सिख समुदाय और न्यूज़ चैनल इस हादसे को 84 दिल्ली दंगों का नाम देते हैं, पर दोस्तों ये दंगे नहीं थे। और जिन सिख बंधुओं को मेरी बात पर यकीन नहीं है, प्रोफेसर जगबीर सिंह उनसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि सिख कहाँ किस कम्युनिटी से आए हैं। सारी हिंदू कम्युनिटी से आए हैं। मैं तो खुद हरिद्वार में जाके अपनी वंश परंपरा खुद देख आया हूँ, पता तो था मुझे, लेकिन एक मेरे मित्र आए कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी अस्थियाँ हरिद्वार में डालना। तो मैंने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मैं चले गए। तो वहाँ हम अपना पुरोहित ढूंढते रहे। तो उन्होंने वो पुरोहित ने हमें एक कितनी बड़ी पोथी निकाल के मुझे बता दी कि पहले अपना गांव बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ, फिर अपना गोत्र बताओ। तो मैंने बता दिया। तो उन्होंने फटाफट 5 मिनट में मेरे सामने मेरे ग्रैंडफादर के साइन वाला पन्ना खोल के निकाल दी। मैंने कहा भाई पंडित जी, मेरे ग्रैंडफादर तो बसंत सिंह थे, उनके पहले कौन थे? वो कहते मंगल सिंह, फिर दीदार सिंह, फिर कान्हा, फिर खुशीराम दीवान। वो कहते सरदार जी आप तो दीवान ब्राह्मण हो और आपका गोत्र जो है ना ऋषियों के मुताबिक वो भारद्वाज है। मैंने कहा मैंने तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आज तक करता रहा हूँ। वो कहते नहीं, आपकी जो परंपरा है। तो मुझे ये लगा कि हमारा तो एक ही सांस्कृतिक पिछोकड़ तो एक ही है ना। मतलब आज भी आप देखो कि हिंदू समाज में से कोई सिख बन जाए, कोई कन्वर्शन नहीं है। अभी मैं अपने दिल्ली के एक कॉलेज में एक मेरी बेटी बनी है, हिंदी की लेक्चरर है, वो शोभा शर्मा थी। उन्होंने गुरुओं की वाणी पर रिसर्च किया, वो उसने पगड़ी बांध के सिख बन गई। वो कहती है मैं तो शोभा कौर हूँ। आप अभी KM कॉलेज में देख लीजिए, वो मेरी बेटी बन गई है। और मैंने पूछा भाई बेटा तू कैसे बन गई? कहती मैंने अपने पिताजी से कहा कि अगर हमारे वंश में ये परंपरा है कि बड़ा बेटा उसको सिख बनाने की परंपरा है, तो बेटी को नहीं बना सकते। कि वो कहते हैं पहले तो उन्होंने मना किया कि इस चक्कर में क्यों पड़ती है। वो कहती नहीं मैंने तो गुरुओं पे रिसर्च किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो केस की बांधूंगी। तो ये एक आज की मिसाल है कि हमारे रिश्ते सभी जानते हैं कि कहते हैं ना नाखून मांस के रिश्ते हैं। पता नहीं आज क्यों हम इनको नकार रहे हैं। अपनी ही जो कम्युनिटी जिसमें से हम आए हैं, पंज प्यारे कहाँ से आए हैं, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात लगती है। और मुझे लगता है इसमें सियासत है, इसमें इंटरनेशनल, जिसको आजकल एक लफ्ज़ है ना कि इसमें एक क्या कहते हैं वो टूल किट है, वो काम कर रही है। टूल किट क्या है? ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है। हिंदुओं और सिखों को अलग करने की जो साजिश है, ये टूल किट है इंटरनेशनल, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की। हमें अपनी पेरेंट कम्युनिटी से अलगाव में डालने की ये बहुत बड़ी साजिश है, और इसका नुकसान हमारी अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा होगा। मैं तो चिंतित इस बात पे हूँ कि हम 2.5 करोड़ लोगों को 100 करोड़ अपनी पेरेंट कम्युनिटी के साथ एक दुश्मनी के रिश्ते में बांधना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए विचारने की बात है। 84 की जो घटनाएं हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध रखती हैं, इंडियन स्टेट के साथ संबंधित नहीं है। एक तरह की नीति के कारण वो हुआ, लेकिन उसका नैरेटिव ये बना दिया कि ये शायद हिंदू कम्युनिटी ने सिख के ऊपर जुल्म किया। मैं तो दिल्ली में था, मैं तो विटनेस हूँ कि हमारे मोहल्ले के
जो हिंदू परिवारों ने हमें बचाया है, बल्कि अपने घर ले गए, कहते बड़ा ख़तरनाक माहौल है, लोग सरिये लेके आ रहे हैं। वो तो मतलब है कि मॉब वायलेंस करवाई गई थी, और ये बिल्कुल हकीकत है। ये तो मैंने विटनेस किया अपनी आंखों से। हमारे 1-2 घर छोड़ के आग लगा दी गई थी, उस वक्त हमें हिंदू परिवारों ने ही बचाया है। ये बात मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था, मैं मोटरसाइकिल पे आया, उसके बाद उसी सड़क पे बहुत से कत्ल हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो ये नैरेटिव, गलत नैरेटिव ये किया गया, वो जो लोग उसके शिकार हो गए, वो बजाय इसके कि राजनीतिक पार्टी को दोषी करार देते, नाम नहीं मैं दे लेना चाहता, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। वो सारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए। हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है कि दोषी कौन है। तो दोषी तो स्टेट नहीं है, भारत नहीं है, हिंदू समाज नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक। मैं स्वयं उस रात का साक्षी हूं जब 31 अक्टूबर की रात दिल्ली के लाजपत नगर से आश्रम चौक तक पैदल चलकर गया था, और रास्ते में डीटीसी की बसों में चुन चुनकर सिख समुदाय विशेष के लोगों को मारा जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था। देश के नए प्रधानमंत्री ने कहा, जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, और इस कत्लेआम को जस्टिफाइड किया। यानी 1 नवंबर से 4 नवंबर तक न सिर्फ दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बोकारो, इंदौर, मुरैना और अन्य छोटे छोटे शहर भी जलने लगे, कत्लेआम होने लगा। सिर्फ दिल्ली में 3000 सिख बंधु मार दिए गए। पूरा देश जानता है, और सिख बंधु जिन पर बीती वो तो पहचानते भी हैं और जानते भी हैं कि 1984 में दिल्ली में कत्लेआम कराने वाले कांग्रेस के नेता थे, HKL भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार। उन्होंने खुलकर सिखों पर अत्याचार किया। इतने इतने साइज की रॉड, सबके हाथों में वो रॉड, सारी दिल्ली में एक इनफ्लेमेबल पाउडर, और एकदम ये सबसे पहले गुरुद्वारे को आग लगाई ताकि कहीं जो गुरुद्वारे में इकट्ठे ना हो जाओ, गुरुद्वारे में बचे नहीं। उसके बाद जाके घरों को धीरे धीरे करना लगा। उसके बाद जहां जहां पे सिख इकट्ठे हुए, सारी दिल्ली में ये पुलिस ने जा जाके पहले सिखों को हथियार छीने, कहा कि हम आपको बचाएंगे, आप अपने अपने एरिया में चले जाओ। जिस जिस एरिया में उन्होंने अपने हथियार पुलिस को दे दिए, वहां पे सिखों को मार दिया। 31 अक्टूबर को एक प्रधानमंत्री की हत्या। पर तभी से एक सवाल जो मेरे दिलो दिमाग में है कि 1984 में जो भी हुआ उसको दंगे नहीं, उसको जेनोसाइड कहते हैं, कत्लेआम कहते हैं, और पूरा सिख समाज ये जानता है। प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहूँगा कि वही सिख समाज बैठा कांग्रेस की गोद में है, वोट बैंक कांग्रेस का है। ये बात आज तक समझ नहीं आई। किसी भाई के पास इस बात का जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आखिर वो क्या कारण है कि सिखों पर अत्याचार करने वाली, कत्लेआम करने वाली कांग्रेस सिखों को प्यारी है? जरूर लिखिए। मेरे कुछ सिख भाई बहन कहते हैं, और उनका ये मानना है कि 84 में हिंदुओं ने अत्याचार किया, कत्लेआम हिंदुओं ने किया। पर बचाया किसने? बचाया भी तो हिंदुओं ने। मेरे घर में भी सिख दोस्त का परिवार रहा, और ऐसा सब जगह हुआ। मित्रों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कोई तो है जो 2 भाई, हिंदू और सिख, एक मां के 2 जाए हैं, जिन्हें अलग करना चाहता है। और हमारा सिख बंधु, सिख समाज इस बात को समझ नहीं पा रहा। कहते खलासे ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਕੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਪਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਰਵਾਇਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ,
ਉਹ ਗਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਫਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ सनातन का अर्थ है अंग्रेजी में टाइमलेस सदैव हो गई अकाल अब मेरा मन उल्ट हुआ सनातन तब जाने जब जीवित मोह कहो कबीर सुख से समावो आप ना डरो ना वो डरावो कहो हम कबीर जी कहते गुरु ग्रंथ साहिब मेरा मन हो गया सनातन इस तरह भाई गुरदास जी भी कहते किदा गुरु गोबिंद सिंह तो इत्थे तक कहते कि धर्म हमारा सनातन प्रफुल्लत रहे किदा ये सब लोग ग्रंथ जिक्र आउंदा किदा इस तरह मतलब सनातन लफ्ज ਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਹੈਗੇ ਟਾਈਮਲੈਸ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਆਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਨਾਤਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਹੈਗੇ ਆ that is something not subject to time ਹਾਂ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਕਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਹੀ सनातन है जी सब कुछ पूर्व नियोजित था यानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति होकर भी सेना को नहीं बुला सकते और राजीव गांधी को फोन करते पर राजीव गांधी कुछ नहीं करते दिल्ली चलने देते दोस्तों मेरी आयु मात्र 21 साल थी मैं इस चाल को समझ गया कि कांग्रेस ने सब कुछ प्लान करके कत्लेआम किया और मीडिया में नाम दिया कि दंगे हुए भाई और बहनों दंगे दो समुदाय के झगड़े में होते हैं एक समुदाय या धर्म विशेष पर जब कत्लेआम किया जाता है तो उसको जेनोसाइड कहते हैं दंगे नहीं और यह यक्ष प्रश्न यहाँ भी था कि जिन सिख भाई बहनों पर अत्याचार हुआ वो कांग्रेस को ही चाहते थे या चाहते हैं और चाहते रहेंगे शायद इसलिए चाहते हैं कि खालिस्तान की आवाज़ अगर कोई सुनेगा तो कांग्रेस ही सुनेगी क्योंकि और तो कोई सुनेगा नहीं आप अपने विचार जरूर लिखें भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर चल रही हमारी सीरीज युद्ध महाभीषण होगा को देखना ना भूलें अपने आने वाला कल जरूर देखें याचना नहीं अब रण होगा युद्ध महाभीषण होगा आज की इस विशेष कड़ी को देखने का आपका आभार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं आप सभी का सहयोग अपेक्षित है आपके कमेंट्स ज़रूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें भारत की बात सुनाता हूँ धन्यवाद नमस्कार सत श्री अकाल